पहाड़ी देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी पर। मैं हूं अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि मुड़ मुड़ आती है घिर घिर यादें, कितना कोई मन को साधे, छिटक उतारूं बीते पल सब, प्रण प्रतिज्ञा रही धरी सी, अनुपस्थित जब अनुभूत हुआ तब, तुम आच्छादित हो इत उत्सव, मनोभावों में अधिशोषित सी, सीलन सी हर रंध्र चढ़ी सी, पलकों में सुधियों की बदरी, अंतर में कोई टीस भरी सी, एक तुम्हारी विलग वेदना उस पर सुनी सांझ सखीरी, उस पर सुनी सांझ सखीरी। प्रतिपाल सिंह की इस कविता के साथ शुरुआत हुई अग्निहोत्री जी। वेदना विलग वेदना की बात हो रही है जी जी, लेकिन वेदना के बीच भी हम उम्मीद करेंगे क्या खुशखबरी की, खुशहाली की। राजेश, सबसे पहले स्वागत कर रहे थे हमारे सभी दर्शकों का। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन है। आपके अपने कार्यक्रम हम पहाड़ी में अधिक से अधिक शेयर करें, फीडबैक भी दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। बेटर पिक्चर क्वालिटी के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। बिल्कुल। वहां पर हमारा चैनल है दिव्य हिमाचल टीवी, सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जो घंटी का चिन्ह है उसे जरूर टैप करिएगा। हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब नोटिफिकेशन के पास आपके पास पहुंचेंगे। नोटिफिकेशन के साथ अपना मनपसंद कार्यक्रम देखिए, वहां भी फीडबैक दीजिए जरूर। राजेश, आज हम चर्चा करेंगे, संडे है, संडे स्पेशल होगा। और क्या स्पेशल लेके आए हैं, सबको जिसकी चिंता है कोरोना पे हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा राजेश, आज विधायकों से एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक अभी शुरू हुई है 7 बजे जी। मुख्यमंत्री की भाजपा के विधायकों के साथ उस बैठक में क्या जोर रहने वाला है, उस बैठक के क्या मायने हैं, खासकर कर्मचारियों को क्या फायदा होने वाला है, बिल्कुल उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम कर्मचारियों से ही करेंगे, अलग सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में पुरानी पेंशन पर नया हल्ला जी। राजेश, इससे पहले कि हम कुछ भी अपना सेगमेंट शुरू करें जी, ये क्या है, नया हल्ला क्या है पेंशन? बिल्कुल, देखिए ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का स्टैंड, पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो स्टैंड है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार इस दिशा में काम करे। सरकार का दावा था या सरकार की दलील थी, पहले उस पे आते हैं। सरकार ने कहा था कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे जो अध्ययन करेगी, सरकार की परिस्थितियों को, वित्तीय संसाधनों को देखेगी, साथ ही कर्मचारियों के भविष्य को लेकर, उनकी मांग को लेकर देखेगी कि कितना जायज है। 1 महीने के करीब ये वक्त हो गया है, वो कमेटी आज तक बनी नहीं है। तो कर्मचारियों ने सीधे तौर पे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए मोर्चा खोल दिया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग मोर्चे हैं, लगातार मीटिंगें भी चलती रही हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम सबसे बड़ा हुआ है वो देश भर में ये घटनाक्रम है। देश भर में एक अभियान कर्मचारियों ने छेड़ दिया है पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। अभियान ट्विटर पे शुरू हुआ है अग्निहोत्री जी, सोशल मीडिया से छेड़ा था पहले। ट्विटर एक कैंपेन आज शुरू हो गई है जिसमें कहा गया वोट फॉर ओपीएस अभियान। ये वोट फॉर ओपीएस टॉप ट्रेंडिंग है ना, बिल्कुल टॉप ट्रेंड्स जो जा रहे हैं इंडिया में इस वक्त, बिल्कुल उनमें से एक चल पड़ा है। बिल्कुल एक चल पड़ा है, एक हो गया पूरे भारत। बिल्कुल पूरे देश के कर्मचारी इस मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमें आने वाले दौर में कोरोना से एक्चुअली तुलना कर रहे हैं कि कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने जिस तरह से वैक्सीन के एक सुरक्षा कवच लोगों को दिया है, अब बूस्टर डोज का कवच दिया जा रहा है, उसी तरह कर्मचारियों का भविष्य बचाने के लिए उन्हें पुरानी पेंशन का कवच दिया जाए। तो ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पे छिड़ गया है। राजेश, देखिए हम तो लेमैन हैं, हम तो इस दायरे में नहीं आते हैं, हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज हमें भी समझ नहीं आती है कि जब हर एम्प्लॉय हजारों रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है, वो एक कंपनी को क्यों दिए जाए? बिल्कुल बड़ा सवाल यही है। जैसे होता था ना जनरल प्रोविडेंट फंड, उसमें जाएंगे तब भी तो पैसे बढ़ेंगे ही ना, बिल्कुल कंपनी के पास ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब ये आम आदमी को भी समझ नहीं आती है। सरकार बेहतर जानती होगी और भुक्तभोगी जो एनपीएस में कर्मचारी रखे हैं वो बेटर जानते हैं। लेकिन एज अ लेमन हमें ये समझ नहीं आता है कि हजारों रुपए हर कर्मचारी हर महीने एक कंपनी को देता है। आप तो उतने ही ब्याज सहित बाद में लौटा दीजिए अगर वो नहीं कर सकते तो ब्याज देके लौटा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये अग्निहोत्री जी कि कर्मचारी जितना उसने कंट्रीब्यूट किया होता है वो 100% विड्रॉ नहीं कर पाता है जब वो रिटायर हो जाएगा। दिक्कत यही है सबसे बड़ी। तो पैसा खत्म हो रहा है, परिस्थितियां वो पैदा हो गई। अब ये समझ नहीं आती है हमें। हो सकता है इसके पीछे को लॉजिक हो, कर्मचारी ही पूछे और उनको ही सरकार बताए तो बेहतर होगा। लेकिन इसमें भला किसका हो रहा है? कंपनी का कम से कम भला हो ही रहा है, आगे भगवान जानता है। राजेश, वैसे जैसे आपने कहा कि टॉप ट्रेंड कर रहा है, कर्मचारियों ने एक मास्टर शॉट खेला है। मास्टर शॉट कैसे? बिल्कुल
वो वर्तमान केंद्र सरकार सबसे बड़ी जंग में उलझी हुई है इन दिनों, और जंग है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। बहुत बड़ा प्रदेश है, पाकिस्तान से ज्यादा आबादी अकेले प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश की। बिल्कुल। वहां पे अब एक ऐसी जंग है जिसे अस्तित्व की जंग कहा जा रहा है जी। और वहां पे एक एक छोटा छोटा वर्ग जो है वो मायने रखता है राजेश। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में वहां के जो चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजेश, उन्होंने भरे मन से दावा भी कर दिया और घोषणा भी कर दी है, सरकार बनते ही जितने भी लाखों कर्मचारी हैं सबको ओपीएस, और उन्होंने कहा कि मैं देके दिखाऊंगा कि कैसे दी जाती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और अखिलेश यादव को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने वही दाव खेला है जो हिमाचल में कांग्रेस ने दाव खेला है। बिल्कुल। लेकिन सवाल एक उठ रहा है अग्निहोत्री जी, सवाल ये उठ रहा है कि जब विपक्ष में आप होते हैं तो इस तरह के दावे तो करते हैं, जब सत्ता आपके पास आती है तो आप भूल जाते हैं, आप वो परिस्थितियों उनको याद नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव ने दरअसल कहा क्या है कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि यूपी की सत्ता पर जब समाजवादी पार्टी की अगली सरकार आएगी, 10 मार्च को नतीजे आएंगे वहां, जब सरकार यूपी में समाजवादी पार्टी की बन जाएगी, उसके बाद प्रदेश के 18 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। ये अखिलेश यादव का दावा है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए ये कहा है। अब इसका असर हिमाचल पे, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है, क्योंकि हिमाचल में भी आप देखिए दिसंबर से पहले सरकार यहां भी बनेगी, चुनाव यहां भी है। पंजाब की रणनीति को देख लिए, वहां कांग्रेस पार्टी अलग रणनीति लेके चली है। वही मसला राजस्थान में उठ रहा है, वही मसला मध्य प्रदेश में, इस तरह के मसले चल पड़े। लेकिन सवाल खड़ा ये हो रहा है अब कि अखिलेश यादव चाहे जितना मर्जी बोल लें, सवाल खड़ा ये हो रहा है, कर्मचारी भी यही कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपकी भूमिका कुछ और होती है, और जब आप सत्ता पक्ष में जब लौटते हैं तो आप फिर बातें भूल जाते हैं। तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक तो एक खेल दिया है, क्योंकि वोट जहां से निकलेगा उनको पता है, कर्मचारी नब्ज उन्होंने पकड़ ली है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने कि विपक्ष में भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिए, एकमात्र प्रदेश है वेस्ट बंगाल जहां पे ये दे रहे ममता बनर्जी दे, बिल्कुल हाथ खड़े हैं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। हाँ ठीक है, हाथ खड़े हैं उनके, बिल्कुल, लेकिन वो फिर भी दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा के तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने वहां पे वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और पूरे कर्मचारी उनके पीछे लामबंद थे। वैसा ही अखिलेश यादव के साथ भी है राजेश, उनको कहीं और जवाबदेही नहीं देनी है, उनको सिर्फ यूपी देखना, और वहां वो अगर चाहेंगे तो दे पाएंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या होती है, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। अब इसमें जो हुआ है, क्योंकि इस तरह का घटनाक्रम जब चल पड़ा है, तो हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है उसका एक कमेंट आज चला है जो बहुत एक तरह से सोशल मीडिया पे बहुत चला हुआ, बहुत चर्चित है। वो कमेंट क्या है कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि उन्होंने अखिलेश को कहा कि उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है, गोलमोल बात नहीं होगी, सीधा तर्क देना होगा कि आप पुरानी पेंशन की बहाली के लिए क्या स्टैंड, क्या विजन लेके सामने चल रहे हैं। दबाव यह है कि सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पार्टी या कोई राजनीतिक दल अब ओपीएस को लेकर स्टैंड क्लियर नहीं करता है तो फिर कर्मचारियों के वोट भूल जाएं। इस तरह का ट्रेंड, बिल्कुल इस तरह का ट्रेंड ये चल पड़ा है सोशल मीडिया। अब देखिए राजनीतिक दल भी है ना जी, वो भी अब दृष्टि पत्र, बिल्कुल बिल्कुल नाम दे दिए, घोषणा पत्र, मतलब अब कर्मचारी क्योंकि समझदार हैं, उनको पता है कि वो एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब अंतिम धक्के की जरूरत है राजेश दोनों तरफ से, या तो ये आंदोलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी थोड़े दिनों की बात है, ये डिसाइडर हम उसी टाइम से जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, हम उससे गुजर रहे हैं राजेश। आपने बात कही थी कि जैसे जब किसी, अभी आपने वादों की बात की, वादों का एक बानगी दिखा देते हैं हिमाचल में। अभी भी राजेश देखिए, कब से कहा गया है, कब से सूचना जारी हो गई है कि कर्मचारियों को जिनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल हो गया है ना राजेश, उनको पक्का करिए। बिल्कुल टीचर्स के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है? देखिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए गए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप नवंबर कट ऑफ डेट आपने 30 सितंबर, वही 31 मार्च की तरफ बढ़ती दिख रही चीज है। दरअसल प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने क्या किया अग्निहोत्री जी, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने, सरकार ने व्यवस्था बना दी थी, कॉन्ट्रैक्ट 3 से घटा के 2 साल का कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अभी उसकी एक तरह से नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। हुआ यह है कि जितने भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को जिनको 2 साल हो गया है वो अभी रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। आप देखिए आज आधा जनवरी का आधा महीना बीत गया है, फरवरी बचता है, उसके बाद मार्च परिस्थितियां। अब शिक्षक ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमें जब रेगुलर अब हम होंगे तो हम अप्रैल से ही रेगुलर होंगे। ये वक्त बचाने के लिए चीजें की गई हैं। कुछ कहा भी गया है कि आपने आना नहीं है, डायरेक्टरेट नहीं आना है, कुछ सभी है ना। बिल्कुल वो नोटिफिकेशन जारी हो गई है, डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से वो नोटिफिकेशन आई है, जिसमें हालांकि कोरोना केसेस का हवाला दिया गया है कि तमाम शिक्षक या गैर शिक्षक वर्ग जो भी है वो निदेशालय नहीं आएगा
आएगा, क्योंकि 24 जनवरी तक इस तरह की व्यवस्था, छुट्टियों की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है स्कूलों में। तो निदेशालय ना आए, अब कोई जमा अगर किसी ने अपने डॉक्यूमेंट कराने, वो कहाँ जाएगा? बड़ा सवाल ये भी है, बड़ा सवाल है। तो ये एक बात है। देखिए जी, अब होता क्या है आगे वो दिख जाएगा, लेकिन कई सारी चीजें। राजेश, जल्दी से कुछ वर्ग हैं जी। एम्बुलेंस 102 और 108 बिल्कुल कर्मचारी परेशान हैं, क्या मामला क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए 102 और 108 जो एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, उनकी पहले जो केस था, पहले जो कंपनी जो ये व्यवस्था रन करती थी, जीवी के कंपनी थी, सोलन में इसका हेड ऑफिस था, वो कंपनी का अब हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ करार एक तरह से खत्म हो गया है। अब सरकार के साथ करार जब खत्म हो गया तो नई एक कंपनी आई है, अग्निहोत्री जी, नई कंपनी है मेड्सवान फाउंडेशन। इस कंपनी ने पिछले कल सारी जो एम्बुलेंसेस थी वो प्रदेश को सौंप दी है, इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। अब आते हैं कर्मचारियों पे। 108 और 102 के कर्मचारी जो थे, वो जो नई कंपनी है, अब ये क्या करेगी, जो पुराना स्टाफ है वहां से 80% तो पुराना स्टाफ ले लेगी, 20% ये अपना स्टाफ एडजस्ट करेगी ये कंपनी। अब हुआ क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब जीवी के जो कंपनी थी, उस कंपनी के साथ कर्मचारियों का किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कर्मचारियों की क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, इसका रिकॉर्ड कोई है नहीं। अब इन कर्मचारियों को ये जीवी मेड्सवान कंपनी है, ये मेड्सवान फाउंडेशन जो है, ये एम्बुलेंस कर्मचारियों के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए हैं। कुछ इंटरव्यू लेके कुछ कैंडिडेट को इन्होंने ऑफर लेटर दे दिए हैं, कुछ को ऑफर लेटर नहीं दिए हैं, जो जीवी के कंपनी के ही एम्प्लॉय रहे हैं पिछले दौर में। अब वो बोल रहे हैं कि जीवी के कंपनी में जब हम एम्प्लॉय थे तो हमारी सैलरीज का इशू वहां फंसा हुआ था, हमारी पूरी तनख्वाह का भुगतान हुआ नहीं वहां से, हमारे कुछ वहां से भत्ते थे जो अभी बिल्कुल जो वहां से रिलीज नहीं हुए। अब नई कंपनी हमें ऑफर लेटर तक नहीं दे रही है, तो उनके भविष्य को पे सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है, इसलिए वो चिंतित दिखाई दे रही है। जी, अब देखिए सरकार शायद देखेगी जी। दिक्कत ये है, चुनावी साल है, सरकार को सब कुछ करना है, बिल्कुल, और नई चीजें सरकार के कोर्ट में आती जा रही हैं, ये करिए, समझ सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल तो सरकार के लिए भी है। पीजीटी आईपी राजेश, स्कूलों में बहुत सारे पोस्ट हैं कंप्यूटर टीचर्स के खाली, बिल्कुल ज्यादा पोस्ट है जहाँ तक जानकारी, बिल्कुल लगभग राजेश, कई सालों से कोई पोस्ट भी एडवर्टाइज नहीं की गई है कि यहाँ पे भर्ती होगी नहीं, लोग परेशान हैं, ये क्या मामला है? देखिए, पीजीटी आईपी की भर्ती हुई थी 2012 में, जो लास्ट भर्ती हुई थी अग्निहोत्री जी, उसके बाद से भर्ती नहीं हुई है, 10 साल इसको हो गए हैं। 40,000 से ज्यादा ये युवा वर्ग है, जिसमें बीटेक और एमटेक डिग्री होल्डर ये हैं, जो बिल्कुल जो सीधे तौर पे सरकार से नौकरी की मांग कर रहे हैं कि 10 साल से आपने पूछा नहीं है। हुआ यह कि 2012 के बाद से तमाम सरकार ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। दूसरा, इनके लिए सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया, 850 ये स्कूलों में पद खाली है इनके, सबसे बड़ा जो दिक्कत इनके लिए है, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले हैं। इन्होंने मांग एक तो ये उठाई है कि एक तो पॉलिसी की मांग उठाई है, भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग उठाई है जो 10 सालों से लटकी है। दूसरी मांग, सरकार ने एक बैरिकेड इनके लिए लगाया जिसमें यह कहा गया है कि पीजीटी आईपी की भर्ती के लिए किसी भी आवेदक को डिग्री होल्डर होने के साथ साथ, वो तो इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है वो तो रहेगी, उसके साथ साथ 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है पीजीटी आईपी के लिए। अब ये संघ इनका दलील ये दे रहा है कि बाकी पीजीटी के लिए जब इस तरह की व्यवस्था आपने नहीं की है, वहां तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते नहीं है, तो सिर्फ आईपी वालों के मसले पे क्यों मांगा जा रहा है, इसको हटाया जाए। इसीलिए 10 साल से आप भर्ती कर नहीं रहे हैं, ऊपर से शर्तें थोपे जा रहे हैं, तो ये व्यवस्था कब तक चलेगी? 40,000 युवाओं के करियर का सवाल है, इसलिए भड़क पड़े हैं। और मान लीजिए किसी के पास हो भी एक्सपीरियंस तो आपने निकाली नहीं है, पता कैसे लगेगा? बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक और वर्ग है जी, ऐसा वर्ग है जो बहुत काम के बोझ के तले है, लेकिन उसकी सुनवाई, ये कहा जाता है कि जी हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है क्योंकि हम बड़े निचले लेवल पे काम करते हैं। ये लोग हैं पंचायत चौकीदार। पंचायत चौकीदारों की राजेश बात करें तो ये 3,226 कर्मचारी हैं, शायद इतनी पंचायत है, कुछ और बन गई हैं, वहां पे भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं, 400 के करीब और बढ़ जाएंगे ये। राजेश, इनको देखिए, ऐसा है, इनका कहना है कि हमारे काम के घंटे जो बताए जाते हैं उससे बहुत ज्यादा हैं, और सैलरी क्या ऑनरेरियम जो इनको मिलता है वो बहुत ही कम है। आज के जमाने में अगर किसी ने परिवार चलाना है और बच्चे पालने हैं, उन पैसों में जो पंचायत चौकीदारों को दिए जाते हैं,
तो वो मतलब बड़ी परेशानी में है ये लोग। क्या चिंता क्या है इनकी, क्या तर्क है इनका और सुनवाई क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए चिंता इनकी वाजिब है और तर्क अगर हम जान लेते हैं तो तर्क भी इनका वैलिड है अग्निहोत्री जी। प्रदेश भर में 3200 से ज्यादा ये पंचायत चौकीदार अलग अलग पंचायतों में सेवाएं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं। अब इनके आ जाते हैं हम इनकी भर्ती में। जब इनकी भर्ती हुई थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि आपकी ड्यूटी 4 घंटे की होगी, 4 घंटे ही आपको काम करना होगा और आपको जो सैलरी दी जाएगी, ये मानदेय जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, वो 5300 5300 प्लस 300 रुपए का दिया जाएगा। पंचायत बिल्कुल 5300 रुपए सरकार देती है, यानी कि कुल जो बनेगा 5600 रुपए एक महीने की वो पगार एक तरह से बनेगी। ये व्यवस्था उनके लिए उस वक्त कर दी थी। अब हकीकत में जब हम आते हैं तो पंचायत जो चौकीदार हैं, ये तब तक पंचायतों में इनको बैठना अनिवार्य कर दिया गया है जब तक पंचायत सचिव पंचायत में होगा। तो सुबह बिल्कुल, यानी कि 10 से 5 बजे तक इनका पंचायत में होना जरूरी है। तो ये तो हो गया घंटों का हिसाब, जहां सरकार ने एक तरह से इस तरह का कर दिया है, दुगना टाइम जो बताया जाता है। अब सवाल आता है कि क्योंकि अगर 5600 रुपए महीने का मिल रहा है तो 200 रुपए दिहाड़ी भी खड़ी नहीं हो रही है। अब ये कह रहे हैं सीधे तौर पे कि अगर आप हमारा भला नहीं कर सकते, आप हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकते कि हमारा आगे इस दिशा में या इस अपनी जॉब में आगे करियर होगा क्या, तो हमें सिर्फ दिहाड़ीदार बना दीजिए, जहां हम कम से कम सम्मान की जिंदगी तो एक जी लें, कम से कम अपने परिवार को भी वो सुख सुविधाएं तो दे सके जिसमें वो सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। इसीलिए अब ये मांग उठा रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती है सरकार, तो हमें सिर्फ दिहाड़ीदार ही बना दो, ये इनकी मांग है। जो दिहाड़ीदार बनने से राजेश देखिए क्या होगा, एक तो काम की बात हुई, पंचायत में ही काम नहीं करना पड़ता इनको कई बार, जैसे बिल्कुल अलग अलग जगह ऑफिस जो होता है ना, खंड विकास कार्यालय, कई बार इनको कोई प्रोग्राम हो तो वहां भी जाना पड़ता है, वहां भी इनको साथ संभाल चीजें यहाँ से वहां रखिए, मतलब पूरे प्रोग्राम में इनके हाथ में होता है जी। राजेश, दूसरी बात देखिए, ये तो बात कई बार कही जाती है ना कि काम में शोषण जी, प्राइवेट सेक्टर पे ऐसे लगता है कि जी उनको तो उतनी दिहाड़ी भी नहीं मिलती है। बिल्कुल सरकार की सेवा में लोग लगे हुए हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, उनको मांग उठानी पड़ रही है। अच्छा, बड़ी बात पता है क्या राजेश, पहले समय में कोई भी आदमी पंचायत चौकीदार लग सकता था, अब जो लगे मजबूरी में वो काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं। बिल्कुल इतना पढ़े लिखे लोग जो इंग्लिश बोल लेते हैं, जो कंप्यूटर चला लेते हैं, जो इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन चलिए अब रोजगार की बात है, उनकी अपनी चॉइस की, खैर एक तरह हम भी कह सकते हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि कम से कम हमें उस दिहाड़ी पे ले आइए जो सरकार ने सरकारी दिहाड़ी रखी है। बिल्कुल, कम से कम 5600 रुपए से कुछ तो बढ़ेंगे। बिल्कुल, बच्चों को आप थोड़ा सा देखिए, ऐसा तो नहीं लग्जरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ी बहुत जरूरतें तो पूरी कर लेंगे। बिल्कुल, है ना जी। तो ये एक जायज सी मांग लगती है राजेश पंचायत चौकीदार की। अच्छा, इनको ये लगता है कि देखिए पहले भी इनका कहना ये है कि मांग गई थी, तो वापस हो गई इनकी मांग जी, मंत्रिमंडल में दोबारा आई नहीं, क्योंकि इसमें कहा गया था कि पॉलिसी नए सिरे से कुछ अच्छी बना के लीजिए। तो सिर्फ इनकी इतनी मांग है कि और कुछ नहीं, सीधे शब्दों में आप हमें दिहाड़ीदारी बनाओ। बिल्कुल है ना, पॉलिसी बाद में होती रही, फिर दिहाड़ीदारों को जिस तरह से आगे चल के फायदा मिलता है या नहीं मिलता रहेगा। तो राजेश, ये पंचायत चौकीदार संघ की बात है और ये कम कर्मचारी नहीं है, 3226 कर्मचारी कम नहीं होते, कम नहीं और जुड़ने जा रहे हैं। तो राजेश, ये है, हम अपने दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारी वर्ग यहाँ पे छूटे हमसे, हमें पता है, हम अगले सेगमेंट में भी आ रहे हैं आपके पास। राजेश, अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो विधायक है, विधायकों पर नौकरी का दबाव है। हमारा दूसरा सेगमेंट है। देखिए राजेश, आज अभी से 7 बजे से ही शेड्यूल शुरू हो गई है। जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के जितने भी विधायक हैं प्रदेश में, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, उनकी प्राथमिकताएं भी पूछी जाएंगी, बिल्कुल, साथ ही उनके क्षेत्रों के संबंध में क्या है, और साथ में ही उनको कुछ निर्देश भी दिए जाएंगे, कुछ बताया भी जाएगा। जानकारी क्या है पहले? बिल्कुल, देखिए पीटर हॉप ये बैठक चल रही है अग्निहोत्री जी, पीटर हॉप में ये बैठक चल रही है विधायक दल की, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में विधायकों की प्राथमिकताएं जान रहे हैं। ये बैठक चल रही है। 3 एजेंडा जो बड़े हैं यार, जिस पे ये चीजें तय होंगी, वो 3 एजेंडा क्या है? पहले तो है मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती को लेकर, उसमें राय जानी जा रही है विधायकों की, क्योंकि पिछले दौर में देखिए विधायक सुस्त नजर आए थे सरकार के नजरिए से, अगर हम देखें इस भर्ती को लेकर। अब क्योंकि हाई कोर्ट ने, अगर हम रूल 18 की बात करते हैं, 18 रूल के तहत हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है प्रक्रिया पे। अब जो नियम जो 7 है उसके तहत ये भर्तियां होंगी, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये चाहते हैं कि विधायक वहां एक्टिव हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा केस सामने
लाएं सरकार के, ताकि एसडीएम की कमेटी में जो बैठक आएगी, जो समिति जो होगी, जो चयन करेगी उनका, वो पारदर्शिता उसमें बनी रहे। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज जो इसमें सामने आई अग्निहोत्री जी, वो क्रशर वालों और ठेकेदारों के बीच में जिस तरह का विवाद एक चल रहा है, उस विवाद पर विधायकों की राय क्या है, विधायक क्या सोचते हैं, कैसे उस मसले को शॉर्ट आउट किया जाए, ये भी सवाल भी उस विधायक दल की मीटिंग में चर्चा जिसपे अहम होने जा रही है। अगली जो इस पे चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों की ट्रांसफर को लेकर कहा जा रहा है कि अनावश्यक किसी को बेवजह किसी को ना बदलें या ऐसी सिफारिशें ना करें कि आगे जाके, क्योंकि आप थोड़ा सा देख लीजिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, हाई कोर्ट ने कई ऐसे डीओ पे सवाल खड़े कर दिए, हाई कोर्ट ने कई ऐसे डीओ पे सिफारिश की गई जिसकी ट्रांसफर की वो रोक दी गई हैं, वो रद्द कर दी गई हैं। तो उस तरह की व्यवस्था आगे ना बने, सरकार की इमेज बनी रहे, कर्मचारियों में मैसेज साफ जाए, इसको लेकर ये 3 बड़े अहम मसलों को लेकर आज विधायकों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मीटिंग कर रहे हैं। अब आते हैं विधायक प्राथमिकता पे। कल और परसों यानी कि 17 और 18 जनवरी को विधायक प्राथमिकता की जो विकास को लेकर जो एक भाजपा चल रही है, उसको लेकर कल और परसों 2 बड़ी अहम बैठकें होने जा रही हैं, जिसमें तमाम, क्योंकि अब बजट आने वाला है हमारे अगले महीने, बजट से पहले वो योजनाएं ली जाएंगी विकास की, क्योंकि प्रदेश में सरकार ने अपना, आप ये देखिए कि जयराम सरकार के अंतिम बजट होगा इस कार्यकाल का, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि कोई क्षेत्र छूटे ना, कोई इलाका ऐसा ना रहे जहां विकास पहुंचे ना, इसीलिए कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण ये बैठकें होने जा रही हैं विधायक प्राथमिकता इनकी योजना की। जी राजेश, जैसे हमने डीओ की बात की, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बिल्कुल। इवन माननीय न्यायालय ने भी इस बारे में कई बार टिप्पणी की है कि डीओ क्यों, बिल्कुल, इसमें होता क्या राजेश जी, कर्मचारी ही पीड़ित होता है और कर्मचारी ही फायदे में होता है, बिल्कुल, है ना जी। लेकिन ये जरूर है कि जो डीओ नेता ज्यादा होते हैं वो कांपने लगते हैं, इलेक्शन ईयर है, और जिसने भी हम देखेंगे आगे चल के, हमें पता लग जाएगा, सत्ता में बैठ के जो डीओ बांट रहे थे ना, अब थोड़े से वो कपाते नजर आएंगे। हम भी रिपोर्ट रखेंगे, कर्मचारी भी उनको देख रहे हैं कि हमारे पास इनपुट है, कर्मचारी ऐसे नेताओं पे नजर बनाए हुए हैं, कुछ समय में वो कुछ खुलासे भी कर सकते हैं, होगा, हम आपको यही बताएंगे। राजेश, कर्मचारियों के ही नजरिए से देख लेते हैं बैठकों की, बैठक शुरू ही हुई है, तो जो इसके आउटकम्स जो होंगे कल देखेंगे विकास के नजरिए से। अच्छा, कर्मचारियों के अगर दृष्टिकोण से देखें तो अपने अपने क्षेत्र के विधायकों पे कर्मचारियों का पूरा दबाव है, चाहे वो कोई भी वर्ग है। अच्छा, अक्सर भी है, क्यों? मंत्री नहीं होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये ना, मंत्री को पता होता है कि कितने की बात सुननी है, उनको पता है पिछले इतने की बात कही है, इतनी की गुंजाइश है जी। एमएलए के साथ ऐसा नहीं है, उनको गुंजाइश का पता नहीं है। जब उनसे पूछा जाएगा क्या चाहिए, तो वो तुरंत बोलेंगे महाराज इनका कर दीजिए, बड़ा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल, कर्मचारियों का बहुत प्रेशर है, क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों का दबाव सीधे तौर पे बना हुआ है, वो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे विपक्ष के विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष ने कुछ मुद्दों को लेकर तो सहमति जता दी है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं। अब असली जो प्रेशर आया है वो सत्ता पक्ष के विधायकों के सामने आया है। कर्मचारियों के कुछ मसले हैं अग्निहोत्री जी, ओपीएस पे सार्वजनिक है, स्थितियां क्या होंगी, किस तरह की व्यवस्था बनेगी, ये तो सरकार को तय करना है। और जब दबाव तो विधायकों पे भी आया, क्योंकि तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है कर्मचारियों के, वो विधायकों से भी मिले हैं इस मसले को लेकर कि विधानसभा सत्र में आप हमारे ये सवाल लगाइए, मिले थे जी। हलचल है राजेश जी, हमारे पास कंक्रीट इंफॉर्मेशन है कि कई जगह एमएलए को अप्रोच किया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, कर्मचारियों का कोई भी वर्ग है। आउटसोर्स कर्मचारियों की पहले बात कर लेते हैं, कल भी हमने इस पे चर्चा की थी, इनका तो अभी मसला मुझे लग रहा है कि सीधा दिख रहा है, क्या होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों का तो मसला क्लियर बिल्कुल हो ही गया, स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। सब कमेटी के पास पूरी डिटेल कर्मचारियों की पहुंच गई अग्निहोत्री जी, 35,000 ये कर्मचारी हैं, सब कमेटी लगी हुई है, सब कमेटी की आने वाले दिनों में बैठक भी है। बैठक में क्या, क्योंकि सारा जो रिकॉर्ड है कर्मचारियों का वो राजस्व विभाग के पास पहुंच गया, जहां से पड़ताल की जा रही है, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, तमाम डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि सब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को। उससे पहले सब कमेटी खुद मंथन करेगी कि हमने क्या चीजें लेकर आगे चलना है। पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह होगी कि जितने भी, क्योंकि आज तक कोई भी आउटसोर्स का कर्मचारी किसी भी विभाग में मर्ज हुआ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है, कोई मर्ज नहीं हुआ है। मर्ज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें तमाम तकनीकी पहलू पर जिनको अब खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, 31 जनवरी से पहले सब कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी, बजट सत्र में ये घोषणा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए होगी। बिल्कुल, आपने डिटेल में बताया, आज दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में डिटेल में छापी हुई है, उम्मीद है सब लोगों ने पढ़ भी ली होगी। बिल्कुल, प्रदेश पंचायत वेटरनरी सहायक
ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है। 900 से 1000 के करीब कर्मचारी बार बार इनको उम्मीदें लगी होती हैं और फिर उम्मीदें टूटती हैं, परेशान हैं। इन्होंने भी हमारे पास आई कुछ इनपुट आई है कि हमने अपने विधायकों को बोला है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए पंचायत वेटरनरी सहायकों ने भी दबाव विधायकों पे एक तरह से बनाया हुआ कि क्योंकि सरकार की अगर हम देखते हैं 3 साल से 2 साल की नोटिफिकेशन हो चुकी है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन बड़ी बात इसमें है कि 550 के करीब ये वेटरनरी सहायक जो है ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट ये पीरियड काट चुके हैं अग्निहोत्री जी, लेकिन 2 साल तो मिलने की दूर है, इनको तो 3 साल का लाभ भी नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं कि 2 साल जैसे सबके हुए, हमारे भी करिए आप। बिल्कुल हमारे भी करिए, लेकिन इनके तो 3 भी हो गए। अब कई कर्मचारियों को 1 महीने बाद 350 के करीब कर्मचारी हैं जिनके आने वाले 2 महीनों में 3 साल उनके भी हो जाएंगे। जब सबको उनकी भी बिल्कुल 2 का लाभ मिल रहा है तो इनको भी मिले, इनको नहीं मिल रहा है अग्निहोत्री जी। इसमें तकनीकी पहलुओं में इनकी फाइल फंसी हुई थी जो अब पंचायती राज विभाग के पास पहुंच गई, जहां से करेक्शन इसमें की जा रही है। विभाग पे बहुत प्रेशर, और देखिए अब पता नहीं कब करेक्शन होगी क्योंकि बड़े बार हो गया है। बिल्कुल, एक सब्र भी कोई चीज होती है, इनका कहना है। राजेश, और भी वर्ग हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, होम गार्ड हैं, पंप ऑपरेटर्स हैं जी, करुणामूलक तो है ही हैं जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, फटाफट करुणामूलक आश्रितों से चलते हैं अग्निहोत्री जी। शिमला में इनका आंदोलन 200 दिन के टाइम पीरियड को छूने वाला है, 200 दिन होने वाले आंदोलन को। इस इंतजार में है 4500 परिवार की सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन परिवारों को एडजस्ट करके नौकरी दे दे। ये इनकी प्रमुखता से एक मांग है। दूसरा, इनकी इनकम को लेकर जिस तरह से सरकार से लगातार दलील दी जा रही है उस चीज की व्यवस्था की जाए। आंगनबाड़ी मिनिमम सैलरी 18,000 मांग रहे हैं, इनको वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी जिसके तहत ये कर्मचारी रखे गए थे। साथ ही एक और है 18,000 की सैलरी तो मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है कि जो सुपर प्रमोशन का जो कोटा है, सुपरवाइजर जहां से बनाने की व्यवस्था कर दी गई है, उसमें भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कोटा 80% से ज्यादा तय किया जाए। सीधे तौर पे मांग है। होमगार्ड मांग उठा रहे हैं, स्थायी नीति की समाधान, एक स्थायी पॉलिसी मांग रहे हैं अपने लिए। दूसरा मांग रहे हैं कि पूरा साल भर हमें काम दिया जाए। ये वो सवाल उठा रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पे वेतन और भत्ते अपने लिए ये मांग रहे हैं। पंप ऑपरेटर क्लास 3 की कैटेगरी में आते हैं अग्निहोत्री जी। बड़ी बात यह है कि क्लास 4 का काम लिया जाता है, क्लास 4 का ही इनको स्केल भी दिया जाता है, तो वो करेक्शन उसमें मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि हम ITI होल्डर हैं, ट्रेंड हैं। तो ये इस तरह का ये वर्ग है जो लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर एक तरह से बनाया है। आज तमाम विधायकों से उन्होंने अप्रोच किया। राजेश, इसमें ये बात तो हो गई नौकरी में लगे लोगों के, बेरोजगार भी हैं। वो बेरोजगार जो स्किल्ड हैं, बिल्कुल, जैसे जेई हम पहले बात करते हैं, सिविल हैं, TGT आर्ट्स के लोग भी बोल रहे हैं, और बाकी हमने कल भी पहले भी चर्चा की थी, वो कितना था 794, 95 या 93 जो है, वो लोग बोल रहे हैं जी आप हमारी ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो राजेश, इन लोगों के JOA का अपना मसला है ना जी, फिर JBT भी है, JBT का बहुत बड़ा, बिल्कुल सभी लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सबके प्रेशर है ना जी। बिल्कुल, देखिए इनके दबाव है, दबाव सरकार पे भी है। ये सीधे तौर पे अब तो एक इन्होंने वेकअप कॉल दे दी है कि या तो आप जाग जाइए या फिर चुनाव आने वाले हम जगा देंगे। जेई सिविल की बात कर लेते हैं। 2018 के बाद पद भरे नहीं गए हैं, कुछ भरे गए थे, वो कानूनी उसके दायरे में आ गए हैं, तो ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो इनका तो मसला उस तरह से लटका है। लगातार कहा जा रहा है, पर इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा अग्निहोत्री जी की पद खाली हैं, और अगर आप PWD को ही देखते हैं तो 5000 पद वहां खत्म हो रहे हैं सीधे तौर पे, जो समय पे भरे नहीं गए हैं। जल शक्ति विभाग की बात कर लीजिए, वहां भी बहुत सारे पद खाली हैं। TCP में बहुत सारे JEE के पद खाली हैं, जहां अभी सरकार भरने की स्थिति में नजर आ रही है। JBT की आपने बात की, 40,000 ट्रेंड JBT हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हैं जो नौकरी के इंतजार में अग्निहोत्री जी। इनका क्योंकि केस JBT बनाम B.Ed का केस चला हुआ है, 3500 पद प्रदेश भर में इनके खाली पड़े हुए हैं स्कूलों में। तो स्थिति ये है, और व्यवस्था इस तरह की है, केस कोर्ट में चल रहा है, तो अभी भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, किन परिस्थितियों में शुरू होगी, ये तो वक्त बताएगा। राजेश, देखिए विधायकों की मीटिंग है तो वो खुल के बोलेंगे, बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि मंत्रिमंडल वाली समझ तो वहाँ है ही नहीं, और ना ही वो रेस्ट्रिक्शंस होंगी। बिल्कुल बोलेंगे कि ठीक है सर, हम मिशन रिपीट में साथ हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑब्लिगेशंस हैं, इनको थोड़ा आप हल करिए। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। मीटिंग शुरू हो रखी है, कुछ अपडेट होगी तो हम आपको रात को भी इस पे अपडेट देंगे। राजेश, संडे है, संडे स्पेशल में जल्दी से कोरोना की हकीकत बात कर लेते हैं। प्रदेश मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण दर सबसे आज चिंता तो उसको लेकर है,
क्या है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल की संक्रमण दर ने एक तरह से चौंका के रख दिया अग्निहोत्री जी। 17 के पास संक्रमण दर हिमाचल की चल रही है इस वक्त। 100 लोगों के अगर सैंपल लिए जा रहे हैं, 17 लोग पॉजिटिव, बिल्कुल 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए। प्रदेश भर में स्थितियां विकट होती जा रही हैं जी। अब एक महीने पहले की परिस्थितियों को भी टटोल लेते हैं अग्निहोत्री जी। अगर हमारे पास जिस तरह के आंकड़े हैं, 1 जनवरी तक की हम व्यवस्था देख लेते हैं, 474 केस थे प्रदेश भर में। परिस्थितियां कहां से बिगड़ रही हैं? 3 जनवरी के बाद के प्रदेश का माहौल एक तरह से बिगड़ने लगा। संक्रमण की रफ्तार जी, संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ने लगी। 3 जनवरी को 137 केस आए, 4 को 250 केस आए, 5 को 374 केस आए, 6 जनवरी को 439 केस आए, 7 जनवरी को 511 केस आए, 8 जनवरी को केस आए 640, 9 जनवरी को थोड़ी सी राहत मिली, 498 केस आए। अब परिस्थितियां बिगड़ी हैं। 9 के बाद अगर हम देख लेते हैं तो केस में जिस तरह की जंप आया है वो चौंकाने वाला है। 10 जनवरी को 1,123 केस आते हैं, 11 जनवरी को 1,550 केस आए, 12 जनवरी को 1,804 केस आए, 13 जनवरी को 1,773 केस आते हैं, 14 जनवरी को 1,975, तो 15 को 1,959 केस आए। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2,000 के करीब आप देख लीजिए हम पहुंचने वाले हैं। एक दिन में मामले इस तरह के आ रहे हैं, कम हो जी। बिल्कुल, सैंपलिंग की बात कर लेते हैं। सैंपलिंग थोड़ी सी संडे को, क्योंकि छुट्टी का माहौल रहता है, सैंपलिंग कम हुई तो केस कम होंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट कंपाइल कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, तो जैसे होगी आपको जल्दी बताएंगे। प्रदेश बंदिश के बाद बंदिशें जो लगाई गई हैं, पहला संडे था एक तरह से, बिल्कुल क्या असर दिखा है आज? बिल्कुल, देखिए आज जो जरूरी सामान की दुकानें थी सिर्फ वही खुली हैं, और वो खुली हैं 1 बजे तक। लेकिन ये सारे बाजारों की व्यवस्था नहीं रही, सब जगह ऐसा नहीं रहा। ये कुछ मुख्य बाजारों की व्यवस्था रही जहां 1 बजे तक की सरकार ने भी परमिशन दे रखी थी। दूध, ब्रेड, सब्जी और दवा की दुकानों को लेकर 1 बजे तक खुली रही। लेकिन अगर हम छोटे बाजारों की बात करते हैं तो छोटे बाजार प्रदेश भर के तमाम बाजार बंद रहे हैं अग्निहोत्री जी। लोग भी थोड़ा सा चौकन्ने हुए हैं, होशियार हुए। बिल्कुल, लापरवाही का केस एक सामने आया है नालागढ़ में। पीर स्थान का यहाँ मेला सज गया। सरकार ने मेलों, उत्सव, आयोजनों पे रोक लगाई है, लेकिन पीर स्थान का वहां मेला सज गया। प्रशासन को दखल देना पड़ा। वहां प्रशासन ने तमाम दुकानें वहां की बंद करवा दी जाके। पुलिस कर्मियों की भारी नफरी वहां तैनात कर दी गई है व्यवस्था बनाने के लिए। इस तरह की लापरवाही एक वहां सामने आई है। देखिए, बिल्कुल हमें जागरूक होना पड़ेगा राजेश। ऐसे हम हालात ये ना समझे कि हमारी बिल्कुल है, तो क्योंकि ये वैक्सीनेटेड जो लोग हैं तो उनको भी पकड़ रही है। बिल्कुल सही है। वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है राजेश फिलहाल? बिल्कुल, देखिए अगर हम बिल्कुल बूस्टर डोज जो हमने 15 से 18 साल वाला लक्ष्य था वो हिमाचल ने करीब हासिल कर लिया है। अब बूस्टर डोज की स्थितियों को देख लेते हैं। 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों को ये अभी इसका टीका लगाने की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश भर में अगर आंकड़े बूस्टर डोज के जो बुजुर्गों की एक कैटेगरी सरकार ने रखी थी, 85,000 से ज्यादा को बूस्टर डोज लग चुकी है। तो परिस्थितियां ठीक है। स्वास्थ्य विभाग बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। घर घर जाके 80 साल के ऊपर से जो बुजुर्ग हैं, घर घर जाके उनको टीकाकरण की व्यवस्था हिमाचल में हो रखी है। तो टीका लगाने से घबराए ना, सरकार का सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को फुल सपोर्ट करें ताकि हमारे प्रदेश के आंकड़े सुधर सकें। जी, और हमें इसमें मेहनत करनी होगी। मान के चलिए ये रातों रात नहीं होगा। बिल्कुल, हमारा और आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो हमें लंबा समय देखना पड़ सकता है। अच्छी बात तो यही है कि सरकार भी और समाज भी ये चाहता है कि आर्थिक तौर पर हानि किसी की ना हो। बिल्कुल, उसके लिए आवश्यक है हम बहुत सावधानी बरतें। बिल्कुल, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा। संडे स्पेशल के बाद राजेश आज के इतिहास पे एक नजर डाल लेते हैं। 16 जनवरी 2022 का दिन है राजेश। भारत की बात करें तो आज से ठीक 1 साल पहले 16 जनवरी 2021 को आज के दिन ही राजेश भारत में वैक्सीनेशन शुरू हुई थी कोविड-19 की। जी, बिल्कुल, हमने बहुत लंबा सफर तय कर लिया कब से लेके अब तक। आप देख ही रहे राजेश, हमने कैसा दौर देखा उसके बाद भी जाके। लेकिन अब थोड़ा ठीक तो है, लेकिन मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आप सावधानी जरूर बरतें। राजेश 1547 की बात कर लेते हैं। पुरानी बात है, 600 साल पहले की। इवान द टेरिबल, इवान बोल लीजिए आप चाहे, ये पहले जार बने थे आज के दिन रूस के जार। बिल्कुल, इन्होंने खुद को आज डिक्लेयर किया था। खुद को कैसे डिक्लेयर किया? इनकी 16 साल उम्र थी जब इनके पिताजी की डेथ हो गई। वो प्रिंस ऑफ रशिया कहे जाते थे, जिन्होंने खुद को जार भी डिक्लेयर किया, जार ऑफ मॉस्को
जो कि राजधानी थी, और साथ में प्रिंस ऑफ होल रशिया। ये इनको टेरिबल क्यों कहा जाता है? ये थोड़े से सनकी भी थे, बहुत बहादुर तो थे ये, लेकिन सनकी भी थे, उन्होंने अपने बेटे तक की जान ले ली थी। वो खैर लंबा हो जाएगा, हम इतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे आपको। 25 अगस्त 1530 को इनका जन्म हुआ और 28 मार्च 1584 को निधन हुआ, 53 साल की उम्र में सिर्फ। देखिए राजेश, आज के दिन जैसे मैंने, इनका पूरा नाम था अगर मैं कहूँ, इनका नाम था इवान फोर्थ वेल्सेविच। इवान फोर्थ वेल्सेविच, लेकिन इनको कहा जाता है इवान या इवान द टेरिबल। टेरिबल डरावना। हाँ, टेरिबल क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने, मतलब इनसे दुश्मन बहुत खौफ खाता था। राजेश, रूस पहले बड़ा छोटा होता था। इवान द टेरिबल ने उसको मध्य युगीन एक क्षेत्र से बदल के एक सल्तनत बनाया। और देखिए कभी नहीं हुआ ये रिकॉर्ड है कि इवान द टेरिबल के टाइम में रूस का पता विस्तार कितना होता था? रोज जैसे ये गद्दी पे बैठे अपनी मृत्यु तक, रोज पता कितना विस्तार होता था राजेश? 130 वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन। हर दिन रूस इतना फैलता जाता था, मतलब सीधा सा था, इन्होंने हमले किए, विस्तारवादी नीति अपनाई। जी, विस्तार। तब रूल यही होता था, राजा बादशाह आप कैसे बनते थे? राजा से आप जीतते जाइए, अपनी बाउंड्री फैलाते जाइए। हाँ, सिर्फ इनको वेस्ट में, जो इनको देखिए पूर्व में तो आप देखिए कहाँ तक चले गए, साइबेरिया कहाँ खत्म होता है, लेकिन पश्चिम की तरफ इनको पोलैंड पे रोक लिया गया, या फिर आप कहिए कि इनको स्वीडन ने रोक लिया कुछ, तब इनके थोड़ा ये जहनी तौर पे थोड़े से हिल गए थे। चलिए ये बात हो गई राजेश इवान द टेरिबल की। 2003 की बात करते हैं राजेश। आज के दिन नासा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, उसका स्पेस शटल जो थी कोलंबिया, वो आज के दिन टेक ऑफ हुई थी 2003 में। क्या बड़ी बात है। चलिए इसका मैं मिशन बता देता हूँ। इसका नाम था STS-107। बड़ी बात क्या है इसमें? ये वही कोलंबिया थी राजेश, और ये आज के दिन इसने अपनी अंतिम फ्लाइट भरी थी। ये कभी लौट के धरती पर नहीं उतर पाई। जी। आपको याद है ना कल्पना चावला? यही वो थी राजेश, आज के दिन गई थी। और अब ये, और जब वापसी में आती है राजेश, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट का मतलब फट जाती है ये स्पेस शटल, जिसमें 7 लोग होते हैं राजेश, सभी मारे जाते हैं। कल्पना चावला भी इसमें मिशन है ना जी, स्पेशलिस्ट होती हैं इसमें। और ये 1 फरवरी का दिन था जब ये डिसइंटीग्रेट हो गई थी। और बड़ी मामूली सी चीज़ थी राजेश, जो इसके बाहर की तरफ को जो शील्ड होती है, जब ये कोई भी स्पेस से चीज़ अंदर आती है, तो हमारे जो आप बाहर ये समझिए कि एटमॉस्फेयर है, उसमें जो गैसेज हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके साथ एकदम से एक फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है, उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जहाँ जोड़ा हुआ था ना जी, इनका फ्यूल टैंक जो था बाहर लगा हुआ, उसके ऊपर फोम की इंसुलेशन थी, कुछ हल्की सी उखड़ गई थी राजेश। बस वहाँ से वो इंसुलेशन हल्की सी उखड़ने के बाद वो गर्म होने लगा, इतना गर्म हो गया। बड़ी बात पता ही क्या थी राजेश? नीचे जो बैठे हुए थे ना कंट्रोल इसमें टावर में लोग बैठे हुए थे जो नासा के, उनको पता लग गया था कि क्या जो ऑपरेशन को ऑपरेट कर, जी उनको पता लग गया था। लेकिन फिर इन्होंने इन सभी 7 लोगों को नहीं बताया था कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता था। इसमें कल्पना चावला भारत की बेटी, हालांकि वो अमेरिकन सिटीजन थी, और उनका भी ये दूसरा सफर था अंतरिक्ष का। तो खैर ऐसा हुआ था राजेश। कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ते हुए कतील शिफाई साहब। अब कतील शिफाई जी, इनका उर्दू अदब का बड़ा नाम, क्या हम इनके बारे में बताएं? गजल पे आते हैं सीधे। क्या इसका गिला कीजे उसे प्यार ही कब था? क्या इसका गिला कीजे उसे प्यार ही कब था? वो अहदे फरामोश वफादार ही कब था? क्या बात। वो अहदे फरामोश वफादार ही कब था? उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू। क्या बात। उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू। वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था? क्या बात। वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था? हम डूब गए जागती रातों के भंवर में, हम डूब गए जागती रातों के भंवर में। हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था? क्या बात। हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था? आमों की हंसी रुत के सिवा भी तो वो कूके, जी आमों की हंसी रुत के सिवा भी तो वो कूके। लेकिन किसी कोयल का ये किरदार ही कब था? क्या बात। आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले, आवाज जो मैं दूं तो किसी और को छू ले। इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था? क्या बात। इस आंख मिचौली से वो बेजार ही कब था? मशहूर जमाना है कतील उसकी उड़ाने। क्या बात। मशहूर जमाना है कतील उसकी उड़ाने।
वो दामे मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। क्या बात, वो दामे मोहब्बत में गिरफ्तार ही कब था। राजेश कतील शिफाई साहब, बिल्कुल। तो हम भी समय की गिरफ्त में हैं और आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। देश विदेश और प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए फॉलो करते हैं दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप। थोड़ी देर में मिलेंगे मुख्य बुलेटिन के साथ। रात 9 बजे बात होगी राज्य की राजेश मल्होत्रा के साथ। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी जगह, इसी वक्त, इसी मंच पे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।